हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 18 जनवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द कुका मूवमेंट ऑफ 1872 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फेथ? ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी सिखिज्म, ऑप्शन सी जैनिज्म एंड ऑप्शन डी क्रिश्चियनिटी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर इज बी सिखिज्म। कुका मूवमेंट जो है ऑल्सो नोन एज नामधारी मूवमेंट, जो कि पंजाब के अंदर चलाई गई थी। पंजाब में फिर से सिख रूल एस्टैब्लिश करने के लिए 1872 में बाय बाबा राम सिंह। तो ये सिखिज्म से रिलेटेड है। सो ये संडे के न्यूज़पेपर में था। 17 जनवरी वॉज द मार्टियरडम डे ऑफ नामधारी कुका अंडर दिस मूवमेंट, इसलिए ये मूवमेंट जो है वो न्यूज़ में थी। Second question, which of the following statement is or are correct about Rapid Action Force? First, RAF is a specially trained and equipped wing of Central Industrial Security Force. Second, it was formed in 1992 to deal with riots, riot-like situations, crowd control, rescue and relief operations. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। रैपिड एक्शन फोर्स जो है ये सीआरपीएफ की एक विंग है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, राइट। और यहाँ पे सीआईएसएफ के बारे में बताया गया है, इसलिए ये गलत होगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर सीएपीएफ आता है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, और ये उसके अलग अलग टाइप है। जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये सब सीएपीएफ के अंडर आते हैं। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, आंसर इज बी सेकंड ओनली। सो आरएएफ मतलब कि रैपिड एक्शन फोर्स का एक नया यूनिट जो है, नई बटालियन कर्नाटका के अंदर एस्टैब्लिश की गई है, इसलिए ये न्यूज में है। थर्ड क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct? First, India has a national action plan for the conservation of migratory species along the Central Asian flyway. Second, Harike wetland of Uttarakhand has been recently seen in news for flock of different migratory birds seen in the wetland. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली, सेकंड इज इनकरेक्ट। इंडिया के अंदर एक माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया गया है अलोंग दी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ये एक ऐसा फ्लाईवे है जो कि सबसे ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स के द्वारा यूज किया जाता है टू एंटर इनटू इंडिया विद द डिफरेंट सीजन्स। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज हरिके वेटलैंड जो है वो पंजाब में लोकेटेड है। इट इज नॉट इन उत्तराखंड, इट इज इन पंजाब, जहां पे रिसेंटली डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीसीज जो है वो देखने को मिली थी। तो ये संडे के न्यूज़पेपर में था, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लॉक टू पंजाब वेटलैंड। कौन सी स्पीसीज है वो भी यहाँ पे बताया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स with regard to the state from which they originate? First, Sabarmati. Second, Mahi river. Third is Narmada, and the fourth is Tapi. So the correct answer is A, साबरमती। अब देख के तो लगता है कि ये चारों जो है वो गुजरात की मेजर रिवर है, और ये सही भी है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, विथ रिगार्ड टू द स्टेट फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। तो आपको इन चारों रिवर का ओरिजिनेशन पता होना चाहिए। साबरमती जो है वो राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में से ओरिजिन होती है। मही रिवर जो है वो विंध्य रेंज में से ओरिजिन होती है, जो कि मध्य प्रदेश में है उसका ओरिजिन। नर्मदा जो है वो भी अमरकंटक में से ओरिजिन होती है, वो भी मध्य प्रदेश में है। और तापी रिवर जो है वो सातपुरा रेंज में से निकलती है, और उसका ओरिजिन जो है वो भी मध्य प्रदेश में। तो मतलब कि ये तीन का ओरिजिन कॉमन है मध्य प्रदेश में, लेकिन साबरमती जो है वो राजस्थान स्टेट में से ओरिजिन होती है, इसलिए ये बाकी की तीन से अलग। आंसर इज ए, साबरमती। तो ये संडे के न्यूज़पेपर में था कि गुजरात की रिवर्स जो है वो रिमेन हाईली पॉल्यूटेड
और बहुत सारी रिवर्स का नाम भी यहाँ पे दिया गया था, मेनली ड्यू टू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज अनट्रीटेड। Fifth question, which of the following statement is or are correct about zero coupon bonds recently seen in news? First, these are special types of bonds issued by the RBI specifically to a particular institution. Second, they widen the fiscal deficit of the government at the same time providing equity needed to the banks. And third, it is limited only to a specific bank and it is for a specified period. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज 3 ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। अब जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात करें तो वो गवर्नमेंट इश्यू करती है, इट इज इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बाय द आरबीआई। ये कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को ही दिए जाता है, तो ये करेक्ट है, लेकिन ये आरबीआई इश्यू नहीं करता। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट। अब रिसेंटली जो जीरो कूपन बॉन्ड्स इश्यू किए गए हैं उनका नाम है स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये जो स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड्स है, इट इज इश्यूड एट पार और मैच्योरिटी पे अमाउंट जो है वो भी एट पार दी जाती है। मतलब अगर किसी बॉन्ड की वैल्यू है 100 रुपीज, तो 100 रुपीज पे ये किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा, और जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तो उस टाइम पे भी उस इंस्टीट्यूशन को 100 रुपए ही देने। मतलब कि जब इश्यू किए गए थे तो इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को 100 रुपीज देगा, और जब मैच्योरिटी टाइम होगा तो गवर्नमेंट भी उस इंस्टीट्यूशन को 100 रुपीज देगी। इट इज इश्यूड एट पार एंड रिटर्न बैक एट पार। तो यहां से आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई फिस्कल डेफिसिट का बोझ नहीं, इससे गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट जो है वो वाइड नहीं होगी, बिकॉज इट इज नॉट अ डेट इंस्ट्रूमेंट। जो नॉर्मल जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते हैं, और फिर जब वापस देने की बारी आती है तो वो जो पार वैल्यू है उसके ऊपर वो पैसे जो है वो वापस दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बॉन्ड जो है वो 10% डिस्काउंट पे इश्यू किए है, तो मतलब कि जब इश्यू किए जाएंगे तो उसकी कीमत होगी 90 रुपीज, और जब रिटर्न करने होंगे तो उस टाइम पे 100 रुपए वापस करने होंगे। तो इसके बीच का जो गैप है 10 रुपए, वो किसकी कमाई होगी? उस इंस्टीट्यूशन की कमाई होगी। तो ये नॉर्मल जीरो कूपन बॉन्ड्स है, लेकिन रिसेंटली जो इश्यू किए गए हैं वो स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड है, उसमें गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज नहीं होगी। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड जो है वो करेक्ट है कि ये कोई स्पेसिफाइड बैंक के लिए होता है और स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, जिसके अंदर हेल्ड टू मैच्योरिटी मॉडल को इंप्लीमेंट किया जाता है। सो द आंसर इज सी, थर्ड ओनली। सो अभी गवर्नमेंट जो है बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए इस टाइप के जीरो कूपन बॉन्ड्स जो है वो इश्यू करने वाला है टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ताकि वो एनपीए लाइक सिचुएशन में से बाहर आ सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो बीआईसी मॉडल को रेफर करता है कि ये मॉडल हम अपनाएंगे। तो ये बीआईसी मॉडल क्या है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बीआईसी? फर्स्ट, it was proposed to be formed by the PJ Nayak committee. Second, BIC is envisaged to become a holding company for government's share in public sector bank. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आरबीआई के द्वारा 2014 में ये पीजे नायक कमेटी बनाई गई। उन्होंने सबसे पहले ये रेकमेंड किया था कि इस टाइप का बीआईसी मॉडल जो है वो इंप्लीमेंट करना चाहिए फॉर द बैंक रिकैपिटलाइजेशन। अब इसके अंदर क्या होगा कि कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके अंदर गवर्नमेंट का मेजॉरिटी हिस्सा है, तो गवर्नमेंट इस हिस्से को डायरेक्टली ओन नहीं करेंगे, वो एक कंपनी बनाएंगे, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, और ये बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है उसके अंदर ये हिस्सा जो है वो ओन करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सारी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो ऑटोमेटिकली बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंडर आ जाएंगे। सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. So again, center mules for BIC model for bank recapitalization. Seventh question, which of the following statement is or are correct about aviation turbine fuel, ATF? First, it is a specialized byproduct of crude or petroleum used to power aircraft.
Second, India's ATF taxes are amongst the highest in the world. And third, ATF taxes in India vary from state to state. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है, जो कि ज्यादातर फ्लाइट्स के अंदर यूज किया जाता है, तो ये क्रूड और पेट्रोलियम की एक बाई प्रोडक्ट है. इट इज नोन एज हाई क्वालिटी फ्यूल टू पावर द एयरक्राफ्ट्स. अब इंडिया के अंदर एटीएफ टैक्सेस जो है वो काफी ज्यादा है. यहाँ पे जो एयरलाइंस ऑपरेट करती है तो ऑलमोस्ट उनका 50% एक्सपेंडिचर जो है वो एटीएफ में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो काफी ज्यादा है. स्टेट गवर्नमेंट जो है इस फ्यूल के ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स इंपोज करता है, तो वो स्टेट टू स्टेट वेराई करता है. जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर इट इज ओनली अबाउट 1%, लेकिन बहुत सारे स्टेट के अंदर ये 30 से 35% भी है. सो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. सो एटीएफ प्राइसेस जो है वो अभी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये फ्यूल न्यूज में है. ये भी आर्टिकल आपको संडे के न्यूज़पेपर में मिलेगा. 8th question, which of the following statement is or are correct about trans fats? First, these are only produced artificially when hydrogen is made to react with the oil to produce fats. Second, they pose a higher risk of heart disease than saturated fats. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली. फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ओनली. ट्रांस फैट जो है वो नेचुरली भी देखने को मिल सकता है किसी फूड आर्टिकल के अंदर, और आर्टिफिशियली भी देखने को मिल सकता है. आर्टिफिशियल किसे कहते हैं कि जहां पे हाइड्रोजन जो है वो ऑयल के साथ रिएक्ट करता है. किसी भी एक ऑयल को आप बार बार अगर कुक करते हैं तो वहां पे ट्रांस फैट जो है वो प्रोड्यूस होता है. सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सैचुरेटेड फैट. सैचुरेटेड फैट के अंदर क्या होता है कि इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल. टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज होता है सैचुरेटेड फैट से. लेकिन ट्रांस फैट जो है वो रिस्की ज्यादा इसलिए है बिकॉज यहाँ पे टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो तो इंक्रीज होता है, लेकिन उसके साथ में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो रिड्यूस होता है. गुड कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज असेंशियल फॉर आवर बॉडी बिकॉज जो हार्ट डिसीजेज है उसके सामने ये प्रोटेक्ट करता है. लेकिन ट्रांस फैट से क्या होगा कि टोटल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिड्यूस होगा. तो इसके लिए आंसर है बी, सेकेंड ओनली. तो FSSAI ने रिसेंटली नई लिमिट जो है वो बनाई है ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट करने के लिए, इसलिए ये पूरा टॉपिक जो है वो न्यूज में है. संडे के न्यूज़पेपर में पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक और उसके बाद का जो पेज है उसके अंदर काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल है. सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा इंफॉर्मेशन आपको उसके अंदर से मिल सकता है. अब जो दो क्वेश्चन है वो मंडे के न्यूज़पेपर से है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED? First, it was formed with the purpose of handling the cases where money is laundered only for promoting the terror activities. Second, it is administered by the Department of Revenue under the Ministry of Finance. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली. फर्स्ट इज इनकरेक्ट. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो सिर्फ टेरर एक्टिविटीज के लिए होता हो. मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होता है. तो ऐसे केसेस को डिटेक्ट करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को बनाया गया. स्पेशली जब इसको बनाया गया था तो उस टाइम पे जो फेमा केसेस है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो उसको डील करने के लिए इसे बनाया गया. इनिशियली इट वाज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बट लेटर ऑन इट वाज मूव टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सेकेंड जो है वो करेक्ट है. आंसर इज बी, सेकेंड ओनली. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो काफी चर्चा में है ड्यू टू सम डोमेस्टिक केसेस एंड फॉर दिस इंटरनेशनल केसेस आल्सो. 10th क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about National Investigation Agency? First, it implements international treaties, agreements, conventions and resolutions of United Nations, its agencies and other international organizations. Second, it acts as the Central Counter-Terrorism Law Enforcement Agency. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. NIA जो है वो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा अग्री किया गया है तो उन सबको इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं.
और ये इंडिया की इकलौती काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, मतलब कि टेररिज्म को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं उसको कौन एनफोर्स करता है? एनआईए एनफोर्स करता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने रिसेंटली काफी सारे अमेंडमेंट्स जो है वो भी इंट्रोड्यूस किए थे। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो ये एनआईए इसलिए न्यूज में है बिकॉज फार्म प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, और इट इज अलीज दैट एनआईए इज एग्जामिनिंग द खालसा एड फंक्शनिंग, क्योंकि वहां पे कुछ टेरर ग्रुप्स जो है वो भी ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।